Hello and welcome. You're watching a special broadcast Atmanirbhar Bharat, and today we are discussing more on the one district, one product, and in fact we'll be talking about how this has really led to the supporting the indigenous industries and how this is really going to be a product specific traditional industrial hubs. This is given way to that, and how the one district, one product is really so useful in the preservation and the development of local craft, traditional skills, and promoting art as well. We'll be talking in detail about that. In fact, also let's introduce our guest in just a bit, but this is so very important, Chandrasekhar, because this is really going to be giving a big boost to the incomes and the local employment as well, which results in as far as searching employment is concerned, and how really the involvement in product quality and the skill development would also have been a result of this scheme. That's the one district, one product. बिल्कुल, एक जिला एक उत्पाद, इस विषय पे आज हम बातचीत करेंगे अपने इस कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह की जो योजनाएं हैं वो काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2 साल पहले ये योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, एक जिला एक उत्पाद, जो वहाँ पर काफ़ी सफल रही। और उसके बाद अब केंद्र सरकार की ये कोशिश है कि पूरे देश में इस तरह की एक योजना लागू की जाए, जिसमें एक जिला एक उत्पाद, यानी कि हर जिले से एक एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए, उस उत्पाद को वहाँ पर बनाने में उसकी मदद की जाए, उसको बाजार उपलब्ध कराया जाए, और इसका फायदा ये होगा कि लाखों की संख्या में रोजगार का सृजन होगा। हर जिले की अपनी पहचान होगी, हर जिले का अपना उत्पाद होगा। किस तरह से ये किया गया है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ नवनीत सहगल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यूपी, मौजूद रहेंगे। हमारे साथ प्रणव भाटिया रहेंगे, फाउंडर हैं stingminds.com के, ये एक स्टार्टअप है। और उसके अलावा नरेश कुमार गुप्ता हमारे साथ रहेंगे, कन्वेनर हैं जेवर टॉय पार्क के। सोनिया गुरनानी, चेयरपर्सन हैं सबका साथी सबका दोस्त, ये सब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि सोनिया गुरनानी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। सोनिया जी, अगर हम एक जिला एक उत्पाद इस योजना की बात करें तो किस तरह से ये आपका क्या अनुभव रहा है, किस तरह से ये कारगर सिद्ध हो सकती है या हो रही है? एमएसएमई मिनिस्ट्री उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी अच्छी ये योजना है, जिसके थ्रू हम जितने भी बिकॉज उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारा कल्चर, बहुत सारा आर्ट, बहुत सारे स्किल्स और बहुत सारी इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं। उन्हीं की हर डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट से एक पहचान बनाई है, एक प्रोडक्ट को चूज किया है, जो ज्यादातर जैसे बुलंदशहर के जैसे अलीगढ़ की हमारे ताले हो गए, या हमारे बरेली के हमारी हाथ कढ़ाई हो गई, पीलीभीत की बांसुरी हो गई। इस तरीके से हर 75 डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने हर एक जगह से एक प्रोडक्ट लिया है, और उनकी ही प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनका काम बढ़ाने के लिए, सो दैट वहाँ के जो आर्टिजन हैं या वहाँ के जो मजदूर हैं या वहाँ की जो इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट वही रहे, और ना कि वो अपने शहरों की तरफ भागने के लिए। घर में बैठ के कुछ भी करते रहते, मैं भी किसी मीटिंग में हूँ, मैं भी आधे घंटे में। मेरी सोच है कि ये बहुत अच्छी पहल है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, और इससे हम ना कि बहुत सारे हमारे जो पुराने ट्रेडिशनल कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, और बहुत सारे स्किल्स ऐसे हैं हमारे इंडिया में, जैसे आप हाथ कढ़ाई ले लीजिए, बहुत हद तक बहुत सालों से अब बहुत कम हो गई है, और क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, काफी सारी चीजें हैं जो हमारे इंडिया में हैं, जिसकी वजह से ये लोग कारीगरों तक पहुंच नहीं पाते। तो अगर हम इसको बढ़ाना हम लोग शुरू करते हैं, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक ऐसी पहल है जिससे हम एक एक डिस्ट्रिक्ट को लेके इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस, वी कैन इम्प्रूव ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस। राइट, श्योर। सो I feel it's a very nice, very productive scheme which the UP government has taken forward. Okay, Ms. Gunani, also if you could share with us in detail about how this scheme is really going to be supporting the indigenous industries and the product specific industrial traditional hubs that this scheme has created so far. So like I feel in the past many years
the artisans, the traditional craftsmen, they have the talent, but they're not exposed to the, you know, the you can say the high tech Right. technology, or you know, they don't have that advanced knowledge of marketing, of design development, of you know, research and all of these things. And when we compare it to the other international markets, if we talk about China as such, you know, our biggest competitors also, so when we talk of them, we are always, you know, we are lacking behind in a few things, like our maybe, you know, the design technology, the development part. So that's where this this scheme is going to be very fruitful, where they're going to have many, you know, it's government is providing many, you know, skill development trainings programs. Then there are going to be many other programs which are going to increase on their, how to improve on their quality controls. Right. And I think the best will be the common facility center, which are going to be provided to the artisans in their district for improving their skills, for increasing their, you know, increasing on their, you know, how to increase the capacity building, and you know, and of course to make it, how to make it a ease of doing business. Okay. ठीक है, हमारे साथ नरेश कुमार जी जी नरेश कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कन्वीनर हैं जेवर टॉय पार्क के। गुप्ता जी, अगर हम, अब तो ये कोशिश की जा रही है कि पूरे देश में इस योजना को लागू किया जाए, लेकिन ये योजना जिस तरह से सफल हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से सफल हुई यूपी के अंदर में? आप किसकी, टॉयज की बात कर रहे हैं? जी नहीं, हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट। जी थोड़ा दूरदर्शन में मेरा इंटरव्यू चल रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। ओके, देखिए ये जैसा गुरनानी जी ने बताया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम हमारे योगी जी ने, चीफ मिनिस्टर ने जो लॉन्च की है, ये शायद वर्ल्ड में बहुत बेस्ट आइडिया मैं मान के चल रहा हूँ। उससे सबसे बड़ा जो लाभ हमें मिलने जा रहा है, एक तो जो लोकल जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, जैसे अलीगढ़ का गुरनानी जी ने बताया कि तालों के अंदर उनकी स्पेशलिटी है, तो वहां पे जो ट्रेडिशनल ताले बनाने वाले हैं या और भी चीजें हैं, उनके कॉमन फैसिलिटी सेंटर वहां पे बनेंगे। घरों में भी जो आसपास गांव के अंदर लोग रहते हैं, उस तरह का उनको काम भी मिलेगा। मंडियां जब बन जाती हैं तो मंडी के अंदर एक पूरी पैन वर्ड से वहां पे जब कस्टमर्स वहां पे आएगा, उसको चॉइसेस मिलेंगी कि भी मेरे को कौन सी इंडस्ट्री से काम करना है। यानी एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही, मतलब उसको ज्यादा भागदौड़ ना करके, उसको से सो मेनी इंडस्ट्रीज उसको अवेलेबल होंगी, वो किसी से भी काम कर सकता है। इसका सबसे बड़ा और लाभ जो मैं मान के चलता हूँ वन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि इसके अंदर जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर होंगे, एक ही कॉमन फैसिलिटी सेंटर में सब प्रकार के जो वहाँ पे प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, उनकी समस्याएं एक होंगी, एक विचार होगा, एक तरह की उनकी मशीनरी होगी, तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर का भी बहुत अधिक से अधिक लाभ वो इंडस्ट्री वाले उठा सकते हैं। और जब एग्जीबिशन लगेगी, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब एग्जीबिशन लगेगी एक ही तरह के प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे जो बिजनेस एनहांस होगा, जब कस्टमर आएगा, लोकल मार्केट है, वहाँ की पूरी मंडियां हैं, उसके अंदर भी बिजनेस बढ़ेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ये बहुत अच्छा आइडिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस आइडिया को बहुत सराहा है, और सब इसको बिजनेसमैन भी इस स्कीम को बहुत लाइक कर रहे हैं। Sure. Mr. Gupta, you know, this would also be very useful when it comes to preservation and development of the local craft skills and promoting art as well. So in your analysis so far, how would you say this would really lead to, you know, improvement in product quality and also enhance skill development? मेरे से पूछ रहे हैं आप? Yes, Mr. Gupta. हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने बताया ना, जब एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट होगा, तो जो
उनकी क्वालिटीज हैं, वहाँ पे लेबोरेटरीज बन रही हैं, वहाँ पे उनकी टेस्टिंग हो रही है, वहाँ पे मशीनरीज वहाँ पे बन रही हैं, स्किल वहाँ पे एक जैसे लोगों की स्किल होगी, तो वहाँ पे स्किल वर्कर्स भी अवेलेबल होंगे, वहाँ पे रिसर्च सेंटर खुलेंगे, एक से एक अच्छी नोवेल्टीज वहाँ पे इनोवेशंस होंगी, डिजाइन्स वहाँ पे बनेंगे, तो इसका बहुत ही ज्यादा लाभ उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वालों को बहुत ज्यादा मिलेगा। And then, if we can connect it to the boost in tourism that this would give to one district per se. Ms. Gurnani, your comments here, because one district would become famous for one product that it would really, promote. So how will it really, give a boost to tourism for that district? आपने गुरनानी जी की आवाज नहीं खोली। मैम आप अनम्यूट कर Ms. लीजिए Gurnani, if इसको। you could just unmute the Sorry. button there. Yes, Yeah. I know. I just noticed. I wanted to keep because there's a little more. Yeah, All right. okay. So just coming to the point, we have a lot of districts like Kulakwa. It's very famous for its handlooms. Handlooms like sheets, bed sheets, case. Case is very popular from there. And then we have textiles. A lot of things which are coming from this district. Now, how it's going to attract the buyers, because as you know, home furnishings is very popular from India, and we have a lot of exports which goes out, and then we have these the covers and all of these things, the window wallets, Right. shadows and all Okay. these are like window treatments are very 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 famous from India. ठीक है तो सोनिया गुरनानी, लगभग- आपको हम दरअसल रोकना चाहेंगे क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें यूपी का बहुत बड़ा एक यूपी ने उदाहरण पेश किया है और हमारे साथ वो ब्यूरोक्रेट जुड़ रहे हैं जिस ब्यूरोक्रेट ने इसको शुरू करने में अपनी काफ़ी मेहनत उन्होंने की है। हमारे साथ नवनीत सहगल जुड़ रहे हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं यूपी के। सहगल साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अब आप हमको और हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आपने ये योजना शुरू की और क्या कुछ कदम इसके लिए वहां पर उठाए। जी नमस्कार जी। देखिए, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये उनकी सोच का परिणाम है। उन्होंने ये सोचा, देखिए पूरे दुनिया में जो भी उद्योग विकसित हुए हैं वो क्लस्टर बेस्ड उद्योग विकसित हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में ट्रेडिशनली बहुत सारे ऐसे स्पेसेस हैं, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, क्लस्टर्स हैं जहाँ पर कि बरसों से, हजारों सालों से भी कुछ कुछ प्रोडक्ट का निर्माण, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन होता रहा है। जैसे भदोई की कारपेट है, बनारस का सिल्क है, आप मेरठ के स्पोर्ट्स गुड्स हैं। तो ये ऐसी जगहें थी जहां पर कि कई सालों से ये वाले प्रोडक्ट हो रहे थे। तो उन्होंने ये जो स्कीम बनी वो ये बनी कि ये जो प्रोडक्ट हैं, ये अभी क्या हो रहा था, उनमें बहुत सारे प्रोडक्ट तो जो थे वो धीरे धीरे जो हैंडमेड थे, लोग दूसरी विधाओं में जा रहे थे क्योंकि उनको प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिल रहा था, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो वो लोग फिर, जैसे आपने देखा कि लोग माइग्रेशन करके दूसरी जगह चले जा रहे थे, क्योंकि जो अगर वहां पर स्थानीय स्तर पर काम मिलता होता तो वो लोग वहां पे काम करते। तो एक ये होलिस्टिक अप्रोच एक बनाकर हर जिले से एक एक उत्पाद चिन्हित किया गया। अब जैसे हमारे 75 जिले हैं तो लगभग अब हमारे पास 60 प्रोडक्ट हो गए हैं, क्योंकि कुछ एक जिले ऐसे हैं जिनमें की प्रोडक्ट कॉमन है, जैसे आगरा में भी लेदर का मेन है प्रोडक्ट और कानपुर में भी है, तो वो प्रोडक्ट वहां का वहीं रखा गया। उसको अब हर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके अब उसका पूरा इकोसिस्टम हम लोग बना रहे हैं। इकोसिस्टम कैसे? जैसे कि सबसे पहले उसके रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की क्या स्थिति है, फिर उसमें स्किल अवेलेबिलिटी की क्या स्थिति है, फिर उसमें फाइनेंस की अवेलेबिलिटी की क्या स्थिति है, फिर उसमें टेक्निकल सपोर्ट की क्या स्थिति है, फिर उसमें मार्केट की क्या स्थिति है। तो ये एक पूरा उस प्रोडक्ट का इकोसिस्टम सरकार बनाकर हम लोगों ने प्लान बनाया है कि कैसे कैसे हम उसको करेंगे, और हमने इस पे बहुत एग्रेसिवली काम करना शुरू किया। मैं आपको थोड़े आंकड़े जरा बताता हूँ जी। क्योंकि देखिए, कोई भी प्रोडक्ट कहीं विकसित किया जाएगा तो वॉल्यूम्स का बहुत फर्क पड़ता है। अगर वॉल्यूम्स है वहां पर तो कंज्यूमर को आने में आसानी रहेगी, वॉल्यूम्स हैं तो वहाँ टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम स्वयं अपना वायबिलिटी, इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा। मार्केट लोगों को आसानी से मिलेगी कि ठीक है, एक ही जगह पे जाके आप सामान खरीद सकते हैं। तो
ये सारे इकोसिस्टम को बनाकर अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बना रहे हैं। मशहूर है एक बड़े कंसल्टेंट अर्न्स्ट एंड यंग, उनकी टीमें लगी हुई हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट प्लान बना रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लान में हम लोग जो हमारे अलग अलग कंपोनेंट हैं स्कीम के, कि जैसे कि पहले अगर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के इशू हैं तो हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल बैंक्स बना रहे हैं। जैसे कि बनारस में बहुत सारे छोटे छोटे बुनकर हैं जो कि सूत खरीदते हैं, उनको जो सूत है वो कैश डाउन पेमेंट पे बेहतर ये सूत मिलता है बनिस्बत इसके कि वो अगर वो उधार लें। तो क्या है कि वो दूसरे साहूकारों के चक्कर में रहते थे, तो हम लोगों ने धीरे धीरे जो उनके ग्रुप्स हैं समूह बनाकर अब उनको हम लोगों ने पिछले साल 1 करोड़ रुपए का उनको रिवॉल्विंग फंड दिया 10 समूहों को कि भाई ठीक है, ये आपके लिए रिवॉल्विंग फंड है, आप इससे पहले सूत खरीदो और फिर अपना बनाओ और जब बेचो तो पैसा वापस कर दो। तो ये एक उनका एक रॉ मटेरियल बैंक बन गया। प्लस जैसे मुरादाबाद में ब्रास का काम होता है, तो ब्रास कहीं लाना पड़ता है, तो हमने उनको कहा कि आप अपना एक समूह बना लीजिए, हम आपको वित्तीय सहायता देंगे, आप थोक में मंगा के रखिए और फिर उसको अपनी अपनी इकाइयों को दीजिए ताकि उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल होने में आसानी रहे। इसी तरह से जैसे स्किल का है, पिछले 2 सालों में हमने लगभग 60,000 लोगों को उस प्रोडक्ट में उस जिले में ट्रेन किया है उस प्रोडक्ट के लिए। जैसे चिकनकारी है, चिकनकारी लखनऊ में अब धीरे धीरे लोग दूसरे कामों में जा रहे थे, अब हम उनको चिकनकारी सिखा रहे हैं, फिर से वो चिकनकारी सीख रहे हैं और फिर अवेलेबल हो रहा है चिकनकारी का काम। तो इसी तरह से फिर जैसे जूतों का काम हो रहा है, वहाँ पे जूते की हम जूता बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं आगरा में, कानपुर में। इसी तरह से जो है वो मुरादाबाद में हैंड क्राफ्टेड मटेरियल बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये इसमें ये होता है कि जैसे उनमें से बहुत सारे छोटे कारीगर भी हैं जो कि बहुत छोटी छोटी इकाइयों में जुड़े हुए हैं। तो इस स्कीम में हम उनको स्किल ट्रेनिंग करा के उनको एक मॉडर्न टूल किट भी देते हैं। जैसे जो सिलाई का काम कर रहा है उसको हमने चिकनकारी के लिए एक मॉडर्न टूल किट दे दिया, या जो जैसे, तो ये जब उनको टूल किट देते हैं तो उनको वो मिलता है। फिर हम उन लोगों को अगर उनको वित्तीय सहायता चाहिए तो हमने एक स्कीम बनाई हुई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट फाइनेंस स्कीम, जिसमें कि सरकार 15% सब्सिडी देती है लोन पे, और बैंकों से हमने एग्रीमेंट कर रखे हैं, बैंकों से हम लोन दिला रहे हैं। तो वो 100 करोड़ रुपए हम हर साल सब्सिडी में दे रहे हैं, जो कि इस तरह के जो छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइज है उसी प्रोडक्ट में जो कि आगे आके अपना बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद फिर हमने टेक्निकल सपोर्ट के लिए इंटरनेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन से हमने एमओयू किए हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी आईआईटीज को जोड़ा है। फिर अभी जैसे सिद्धार्थनगर एक जगह है जहाँ का काला नमक चावल मशहूर है, वहाँ हमने इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट को जोड़ा है कि वो किसानों के साथ काम करे कि कैसे बेहतर वो जो प्रोडक्ट है उसको कर सकते हैं। तो ये चीजें उनको टेक्निकल सपोर्ट देती है। फिर मार्केटिंग में अब हमने उनको जैसे मेले लगाते हैं, प्रदर्शनियां लगा रहे हैं, उनको फ्री में ले जा रहे हैं। अभी हमने जैसे दिल्ली हाट में 1 महीने के लिए बुक किया है, तो उसमें हम सारे हर एक जिले से 1-1, 2-2 शॉपकीपर्स को ले जाएंगे, वो अपना सामान बेचेंगे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। इसी के साथ साथ हमने उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा है, अमेजोन से जोड़ा है, फ्लिपकार्ट से जोड़ा है, ईबे से जोड़ा है। तो वो अपना सामान जो छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइज हैं वो मार्केट में ना जा सकते हों, तो उनको मार्केट में ले जाने का वो मिलेगा। मैं जैसे टेक्निकल सपोर्ट की बात कर रहा था, जैसे एक जगह है संबल मुरादाबाद के पास में, वो लोग जानवरों के सींग से बटन बनाते हैं, बहुत ही महंगे बिकते हैं वो बटन कई देशों में। तो वो क्या करते थे कि रफ बटन बनाते थे, फिर वो चाइना बेचते थे, चाइना से वो फिनिश होके वो वापस आता था यहाँ से, फिर वो एक्सपोर्ट होता था। तो हमने उन लोगों को, हम जो उनकी मशीन है वो हम चाइना से इंपोर्ट करा के उनको एज ए कॉमन फैसिलिटी सेंटर वो मशीन यहीं लगवा के दे दे रहे हैं, ताकि वो कहीं भेजना ना पड़े, यहीं लोकली वो अपना उसको मैनेज कर लें और वो फिनिश प्रोडक्ट करके उसको यहीं से बेचें। इसी तरह से जैसे आगरा में वो जूते एक्सपोर्ट करते थे, तो उनको कई बार क्या होता था कि वहाँ पे यूरोप से वो जूते रिजेक्ट हो जाते थे, क्योंकि वो लेबोरेटरीज कई बार उनको वो फेल कर देते थे क्वालिटी टेस्ट में। तो हमने उनको आगरा में ही वो लैब लगाकर दे दी है, जो कि यूरोप से एक्रेडिटेड है, तो यहीं चेक करके वो भेजते हैं, ताकि जब यहाँ से जाता है तो वो रिजेक्ट नहीं होता है। कानपुर में भी हम इसी तरह से लेदर प्रोडक्ट की इस तरह की एक वो बना रहे हैं। इसी तरह से मुरादाबाद में एक वेपर टेक्नोलॉजी आई है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट और उसका जो मेटल का हैंडीक्राफ्ट बनता है उसको अगर आप उससे पेंट करें तो फिर वो जाता नहीं है, कई सालों तक वो कलर जाता नहीं है।
तो वो उसका हम उनको कॉमन फैसिलिटी सेंटर हमने अप्रूव किया, वो पैसा रिलीज कर दिया, वो लगा रहे हैं, मशीनें बना रहे हैं। तो ये जो एक पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें कि टेक्निकल सपोर्ट भी, स्किल ट्रेनिंग भी, मार्केटिंग भी, और ये सारी जो इकोसिस्टम जब इन प्लेस आ रहा है, उससे सपोर्ट मिल रही है, तो आप देखिएगा कि हमारा जो यूपी का एक्सपोर्ट है पिछले 2 साल में, वो लगभग 38% उसमें बढ़ोतरी हो गई है। वो 80,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, पिछले साल वो 1,20,000 करोड़ रुपए हुआ है। और जो हमारा एक्सपोर्ट है उसका 80% जो है वो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आइटम। ओके, ठीक है सहगल साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हम और बात करेंगे इस योजना को लेकर के। एक छोटा सा ब्रेक हमको यहाँ पर लेना पड़ रहा। नाइन टू 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। पहला अक्षर रट लो तो वह। और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और मेंबरान साहब, आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और आनंद का भी विषय है कि महान स्टेडियम, जहां पर भारतीय क्रिकेट के कई ऐतिहासिक क्षण जीवंत भी रहे हैं, स्मृति में भी रहे हैं और आने वाले दशकों तक इतिहास रचा भी जाना है, उस स्टेडियम में श्री अरुण जेटली जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। जब श्री रोहन जेटली का मुझे फोन आया कुछ दिन पहले कि आप आ सकते हो कार्यक्रम में, तब मेरा हाँ बोलना तो बड़ा स्वाभाविक था क्योंकि अरुण जी की प्रतिमा का अनावरण था। एक क्षण मेरे मन में विचार आया कि क्या किसी क्रिकेटर से ये नहीं कराना चाहिए। सौरव आने वाले थे, गंभीर भी है। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे भी मोह हो गया कि अरुण जी की प्रतिमा का अनावरण है तो ये मौका मुझे ही लेना चाहिए, इसलिए मैंने तत्काल हाँ बोल दिया। आप सब अरुण जी को बहुत नजदीक से जानते हैं, ऐसे ही लोग ये छोटे से फंक्शन में उपस्थित हैं जिनका कभी न कभी अरुण जी से किसी न किसी प्रकार से संपर्क रहा, गहरा संबंध रहा। एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी ये व्यक्ति स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जाना जाता था और कई सारे क्षेत्रों के अंदर एक साथ योगदान करना, अपने आप को पीछे रखकर कामों को आगे बढ़ाते रहना और कभी भी प्रसिद्धि की परवाह करे बगैर काम को अंजाम तक ले जाना की एकमात्र उद्देश्य थे। अहर्निश परिश्रम करना यह अरुण जी की खासियत थी। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर तो कॉलेज काल से ही जब देश के लोकतंत्र पर बहुत गहरा कुठाराघात हुआ, श्रीमती गांधी ने आपातकाल घोषित कर दिया, इमरजेंसी ला दी, तब युवा अवस्था में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के नाते 19 महीने तक जेल में रहकर पूरा पुरजोर विरोध ये लोकतंत्र पर जो हमला हुआ इसका किया उन्होंने। और वहीं से जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश के वित्त मंत्री बने, कॉमर्स मिनिस्टर बने, कानून मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे। जहां जहां पार्टी ने और नेतृत्व ने उनको जिम्मेदारी दी
वो बहुत बखूबी उन्होंने निभाई। मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात से अरुण जी का बहुत गहरा रिश्ता रहा। सालों तक उन्होंने गुजरात का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर किया। जब भी गुजरात में चुनाव होते थे, महीना 1.5 महीना अरुण जी वहां रहना निरंतर करते थे और गुजरात के चुनाव की रणनीति को बनाने के लिए, गुजरात की टीम को तैयार करने के लिए हमेशा सबको साथ में लेकर चलने का उनका जो स्वभाव था, इससे गुजरात बीजेपी को तो बहुत फायदा होता था। राजनीतिक क्षेत्र में जब विपक्ष में भी रहे, विपक्ष के नेता रहे और वो 10 साल जो सत्ता में थे उनको नींद न लेने दे, इस प्रकार के विपक्ष के नेता का कर्तृत्व उन्होंने निभाया। कोई भी चीज हो, अपनी तर्कबद्ध दलीलों के साथ सदन के पटल पर रखना, सदन की गरिमा को जरा भी नीचे गिराए बगैर आक्रामकता से बात को रखना और शालीनता को भी बनाए रखना, मैं मानता हूं बहुत बड़ी कला है, सिद्धहस्त थी उनको। आज भी उनके कोई भी भाषण को उठा लीजिए, कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने सदन की गरिमा को कभी भी कहीं भी किसी की एग्रेशन के मौके पर भी तोड़ा है। परंतु जनता की जो आवाज थी, जो गलत था, उसको मुखर कर रखने में भी 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। और मैं मानता हूं वो 10 साल भारतीय संसद के इतिहास के विपक्ष के परफॉर्मेंस के जो 10 साल थे, इसका ही नतीजा है कि आज जनता सही फैसला लेकर 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए मौका दिया। एक अस्थिरता के युग से देश बाहर आया। मिली जुली सरकारें, ना सरकार की नीतियां तय होती थी, ना नेता को स्वतंत्रता होती थी। ये युग से बाहर आया देश, इसमें अरुण जी का बहुत बड़ा योगदान था। मोदी जी के अनन्य साथी रहे, गहरी दोस्ती रही और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को उन्होंने नेतृत्व किया और बहुत अच्छे तरीके से नेतृत्व किया। भारत के अंदर जो आर्थिक सुधार की गति तेज हुई, वो अरुण जी के समय में ही रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने का काम अरुण जी ने किया, जिसको देश सदियों तक याद रखेगा। जहां तक क्रिकेट का सवाल है, भारतीय क्रिकेट में 2 महत्वपूर्ण घटना है जिसने भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी। एक तो मैच के राइट्स बेचने का जब फैसला किया गया, वहां से भारतीय क्रिकेट को एक बहुत बड़ा आगे बढ़ने का मौका मिला। और दूसरा आईपीएल जब बनाया जाना था तब मेरे जैसे कई लोगों के मन में, हम तो दूर से देखते थे, उस वक्त मेरा गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से भी संबंध नहीं था, दूर से देखते थे, बहुत सारे सवाल मन में उठते थे कि रेगुलर मैचों का क्या होगा, टाइम टेबल कैसे बनेंगे, लीगल फ्रेमवर्क कैसे होगा, अलग अलग देशों के खिलाड़ी खेलेंगे तो देशभक्ति की भावना के बगैर व्यूअरशिप जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी। ढेर सारे सवाल मन में उठते थे क्रिकेट प्रेमियों के मन में। और सबसे बड़ा सवाल था इसका लीगल खाका बनाना, इसका एक सुचारू रूप से सालों तक चल सके, विवाद के बगैर चल सके, इस प्रकार की एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। मैं अरुण जी से चिंता से कई बार बात करता था, मगर हर सवाल का सटीक जवाब उनके मन में होता था। एक क्षण भी रुके बगैर तुरंत कहते नहीं नहीं अमित, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। और कंफ्यूजन के बगैर उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर आईपीएल का एक मजबूत खाका बनाया, इसको लीगल आधार भी प्रदान किया। और जो शुरुआत में थोड़े बहुत प्रश्न हुए, उसमें भी उनकी ही नेतृत्व में बनी हुई कमेटी ने इसको निरस्त किया, निराकरण किया और आईपीएल पटरी पर चढ़ चुकी है। और देश भर के हजारों युवा क्रिकेटरों को क्रिकेट को कैरियर के नाते अपनाने में आज जरा भी झिझक नहीं। एक जमाना था जब बच्चा क्रिकेट खेलने जाता था, माँ बाप कहते थे पढ़ाई लिखाई कौन करेगा, बड़ा होकर करेगा क्या। तो क्रिकेट खेलना कोई कैरियर नहीं होती थी,
और आज मुझे आनंद है कि आज हमारे देश में हजारों युवा क्रिकेटर इस रास्ते पर चढ़ पड़े हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, इनको एक मौका मिला है और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और क्रिकेट को भारत में मजबूत आधार आईपीएल और बीसीसीआई ने दिया है। आज ये क्रिकेट के मैदान पर जो अरुण जी के नाम के साथ ही जुड़ा है, इस पर उनकी आदमकद की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। अरुण जी आयु में मुझसे बड़े थे, मगर मेरे जीवन में जब संकट आया तब बहुत सारे लोगों ने मुझे मदद की। मैं ना नहीं बोल सकता, इतना गहरा संकट था, मगर अरुण जी ने हर क्षण एक बड़े भाई की भूमिका निभाकर, उंगली पकड़कर ये पूरे संकट से मुझे बाहर निकालने में बहुत बड़ा योगदान। मैं उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करूंगा तो मेरे लिए भी वो उचित नहीं होगा। मैं आज सबके सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि अरुण जी ने जरा भी डरे बगैर, हमेशा वो पब्लिक परसेप्शन की चिंता करते थे, मगर मेरे केस में कभी भी पब्लिक परसेप्शन की चिंता करे बगैर, क्योंकि तू सच्चा है, तुझे बाहर निकलना चाहिए, हमेशा मुझे सहारा भी दिया, गाइडेंस भी दिया और जहां जरूर पड़ी वहां उन्होंने खुद भी मीडिया के सामने या कहीं पर भी संसद में मुखर कर बोलने में कभी पीछे हटकर वो नहीं रहे। आज अरुण जी की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। मैं मानता हूं क्रिकेट में योगदान दो तरह के लोगों का होता है, एक तो खुद खेलते हैं और देश के लिए अपना पूरा समय और जीवन देते हैं, वो तो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते ही है, मगर खेलने का जो माहौल बनाते हैं, खेलने की जो व्यवस्था करते हैं, खेलने के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करते हैं और खेल को सुचारू रूप से चलाने में जो मदद करते हैं, उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये आदमकद प्रतिमा खेल का माहौल बनाने के लिए, खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए और खेल को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो लोग योगदान करते हैं, और वो और सभी खिलाड़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। मैं बधाई देना चाहूंगा रोहन जेटली को कि अध्यक्ष बनते ही उन्होंने फैसला दिया और आज ये प्रतिमा यहाँ पर लगी है। कुछ क्षण में इसका अनावरण होगा। मैं श्री जेटली जी के परिवार और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सभी सदस्यों को मनपूर्वक साधुवाद देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। थैंक यू। तो आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। दरअसल आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली की जयंती है और इसी अवसर पर वो लोगों को संबोधित कर रहे थे और वहाँ पर स्वर्गीय अरुण जेटली की एक आदमकद प्रतिमा का भी वहाँ पर अनावरण किया गया है। तो हम बात कर रहे थे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद फिर अपनी बातचीत शुरू करेंगे। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। खेल करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। Welcome back. Let's in fact continue our discussion on one district, one product, and let's in fact go back to Mr. Sehgal, who was in fact joining us earlier as well. Mr. Sehgal, you know, of course, this is a great opportunity and a booster for the small and the medium businesses as well. But this will also in fact lead to skill development and more better product. What would you say about that? In fact, about the industries and the small businesses are concerned. Mr. Sehgal? No, you see, this is the, yeah, can you hear me? Yes, yes, we can hear you. Yes, please go ahead. Yeah, you see, this is one of the classical example of what Honorable Prime Minister has advocated, the vocal for local. Right. See, these local products, if we develop them into a better ones, like give them support on everything, technical, skill, market, finance, these products will improve our exports. As I told you,
the exports of UP from UP have increased by 38%. Because word over, there is a demand for handmade products, and they are very keen to support livelihood-based industries. And all of them, the one district, one product items, all of them are livelihood-based and artisan-based industries. So they're there. And like this time, when there was a call and that we should not import more these idols from China and other places. So like we kind of, under our one district, one product, we encouraged our local artisans to make Lakshmi and Ganesh idols with with new technology. Like you know, there was no consistency. The difference between the Chinese idols and Indian idols was that Indian ones, there was no consistency. So what we did was we got the artists to prepare these molds. So we distributed molds free of cost to all these kumhars, those people who are working in this earthen idols making industry. So they have started making, you know, similar looking, consistently qualitative idols. And the sale of these idols during this last Diwali, it multiplied. Similarly, we had given this call to people not to import Chinese lights, smaller lights. So we got these. We gave them machines where they could make more diyas. You know. ठीक है सहगल साहब, अभी आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे. दरअसल हमारे साथ प्रणव भाटिया भी जुड़ गए हैं, फाउंडर हैं skillminds.com के. मिस्टर भाटिया, आप सुन पा रहे हैं हमको? Import substitution process also, where you know things which are being imported will not now be imported. Mr. Sehgal, we'll just come back to you in just a bit. In fact, we have to go across to Ms. Gurnani, who is also with us at this point. Ms. Gurnani, you were talking about, you know, how important here is going to be the training of these artisans. And, you know, when we talk about training, how really they can be taken to national or international level after successful implementation of their projects at the state level. So this is going to be a very important aspect as far as making one district, one product, you know, more successful in the times to come, as far as their training is concerned. Yeah, sure, absolutely. And besides the training, you know, because it's very important that they're all like trained, as Dr. Sehgal was saying, that, you know, these people are quite skilled and they are quite very much, you know, trained in their, you know, art or their, and, you know, this art has been carrying on for years and years together. So now when we're talking about promoting them international and domestic, you know, national market, we have to keep things in mind, you know, their designing development, you know, and I feel we could have a facility, like we have a common facility center. That's where, you know, where the industry looking after the production. So we can also have a research development center, or you can call it a common designing facility center, you know, which is very important, because as we go by, we have the skill, we have the talent, but if we go, you know, because if we talk of innovation, innovation is only about designing, you know, innovation means designing. And if we like, you know, focus more on the design development or research, and I think in this academia, सोनिया गुरनानी, आपको हम रोकना चाह रहे हैं, हमें दोबारा वापस जाना पड़ रहा है. गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, हम आपको वहीं लिए चलते हैं. अभी कुछ देर पहले उन्होंने संबोधित किया था. दरअसल आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी की आज जयंती है, और इसी मौके पर अरुण जेटली की वहां पर आदमकद प्रतिमा बनाई गई है DDCA की ओर से. वहां पर उस प्रतिमा का अनावरण अभी कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने किया है. ये सीधी तस्वीरें आप वहां से इस वक्त देख रहे हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने स्वर्गीय अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण किया है. DDCA का ये ग्राउंड है दिल्ली में, जहां पर absolutely these live visuals from the Firoz Shah Kotla ground there, where the
Home Minister Amit Shah has just unveiled the statue of former Union Minister late Arun Jaitley along with the Delhi BJP President Adesh Gupta and the DDCA President Rohan Jaitley. These visuals coming in live from the Firozshah Kotla ground in the national capital. तो ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस वक्त डीडीसीए ग्राउंड दिल्ली से, जहां पर स्वर्गीय अरुण जेटली की आदमकद प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ ही समय पहले किया और गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर लोगों को संबोधित भी किया। स्वर्गीय अरुण जेटली के परिवार से जुड़े हुए लोग भी वहां पर मौजूद हैं और डीडीसीए से जुड़े हुए कई सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। ये वो आदमकद प्रतिमा है जिसका अनावरण अभी कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। आज स्वर्गीय अरुण जेटली जी की जयंती है और इसी मौके पर इस आदमकद प्रतिमा का अनावरण दिल्ली में किया गया है। और एक बार फिर हम वापस चलते हैं अपने विषय की ओर, जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे थे। सहगल साहब, आपसे हमको बहुत सारे सवाल पूछने हैं क्योंकि आप यूपी की अगर हम बात करें तो वहां पर ये योजना काफी सफल हो चुकी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल हम प्रणव भाटिया से पूछना चाहेंगे। वो फाउंडर हैं stingminds.com के, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन in fact we'll come back to our guest in just a bit, but we'll be going back live once again to the Firozshah Kotla grounds. There of course the moments back when the unveiling was happening, the Home Minister was unveiling the statue there of the former Union Minister Arun Jaitley on this was in fact as tributes are pouring in for late Arun Jaitley on his birth anniversary today. These visuals from moments back from the Firozshah Kotla grounds in the national capital, where Home Minister is still there. He had unveiled the statue of former Union Minister late Arun Jaitley along with the Delhi BJP President Adesh Gupta and the DDCA President Rohan Jaitley. बिल्कुल, ये तस्वीरें अभी कुछ समय पहले की हैं जब गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। ये आदमकद प्रतिमा स्वर्गीय अरुण जेटली की है, जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे, साथ ही साथ एक प्रख्यात कानूनविद अरुण जेटली थे। उसके साथ वो मोदी सरकार में काफ़ी जिम्मेदारी भरा उन्होंने पद संभाला था और न सिर्फ पद संभाला था बल्कि अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन उन्होंने उच्चतम स्तर पर जाकर किया था। और कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया था एक बीमारी के कारण और आज उनकी जयंती है। जयंती के अवसर पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण डीडीसीए ग्राउंड में किया जा रहा है, क्योंकि डीडीसीए यानी कि क्रिकेट से भी वो जुड़े हुए थे। जो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन है उससे एक लंबा उनका रिश्ता रहा है और वहीं पर इस आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ देर पहले वहां पर पहुंचे थे जब ये अनावरण किया गया था। गृह मंत्री अभी भी वहीं पर हैं, लेकिन हम ये आपको कुछ मिनटों पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब आदमकद प्रतिमा का अनावरण वहां पर किया गया। Absolutely, on the occasion of the birth anniversary of the late Union Minister Arun Jaitley, tributes are in fact pouring in and these visuals coming in from moments back where the Home Minister had unveiled the statue of former Union Minister late Arun Jaitley and of course present ठीक है, तो ये हमने सीधी तस्वीरें आपको कुछ समय पहले की तस्वीरें ये दिखाई जहां पर स्वर्गीय अरुण जेटली के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गृह मंत्री अमित शाह ने। और एक बार फिर अब हम अपने विषय की ओर वापस चलते हैं। एक जिला एक उत्पाद। सहगल साहब से पूछने को हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। नवनीत सहगल हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यूपी के, हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन एक छोटा सा सवाल उससे पहले हम प्रणव भाटिया से पूछना चाहते हैं। वो फाउंडर हैं stingminds.com के, स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया। भाटिया जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आप अनम्यूट कर लीजिए अपना सिस्टम, क्योंकि आवाज़ आपकी यहाँ तक नहीं आ पा रही है। आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? ठीक है, ठीक है। भाटिया जी, ये बताइए कि हम सहगल साहब से जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से यूपी में उन्होंने इस योजना को लागू किया, कितना ये योजना वहां पर सफल हुई। कई सारे आंकड़े उन्होंने हमको दिए हैं। अब अगर पूरे देश में इस योजना को लागू करना हो तो ये किस तरह से किया जा सकता है? देखिए,
आई थिंक ये जो स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये कहीं ना कहीं हमको सारे देश में लागू करना ही पड़ेगा, बिकॉज पैंडेमिक ने नॉट जस्ट इंडिया बट पूरे देश को कहीं ना पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं हिलाया है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो आर्टिसन सेक्टर है और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है और लाइवलीहुड सेक्टर है, जैसे नवनीत जी ने बताया, इसको पुश देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक तरीके से हम एक यूनिट पे फोकस करने लगते हैं और उसका यूनिट इकोनॉमिक्स और उसका सारा जो इकोसिस्टम उसके अराउंड डेवलप करते हैं, चाहे वो कानपुर का लेदर प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो लखनऊ का चिकनकारी हो। हम उस पूरे एक इंडस्ट्री को एक स्टार्टअप की तरह, जैसे मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं स्टार्टअप से जुड़ा हूँ, उसको एक स्टार्टअप की तरह देखते हैं। एंड उसके सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे उसका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उस सेक्टर के अंदर उसका मार्केटिंग कैसे होगा, वो सारे एस्पेक्ट्स को एक बिजनेस की तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये देश के हर एक स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली जैसे आप कह रहे हैं कि इसको पूरे देश के हर एक स्टेट के अंदर हमें लाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको करने के लिए हमें नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका बीइंग वोकल फॉर लोकल स्कीम पे ही थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और हम लोगों का एक तरीके से ये जो स्कीम है, ये मेक इन इंडिया का ही एक्सटेंशन है। तो उसी पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए, उसी विजन को ध्यान रखते हुए और इनफैक्ट इवन स्टार्टअप इंडिया के विजन को ध्यान रखते हुए हमें इस सारे देश के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है भाटिया साहब, अब हम एक बार फिर सहगल साहब के पास चलेंगे। वो इंडस्ट्री डेवलप होगी, जैसे भाटिया साहब जी ने बताया कि यूपी के अंदर हम लोगों का एक्सपोर्ट्स इतने टाइम में काफी डेवलप हुआ है, जैसे इसलिए दूसरे स्टेट्स में जाएगा, उम्मीद करते हैं कि उन स्टेट्स के अंदर भी वैसा ही डेवलपमेंट हम को देखने को मिलेगा। ठीक है। अब हम नवनीत सहगल के पास चलेंगे। सहगल साहब, ये बताइए, आपने किस तरह से ये यूपी के अंदर में योजना सफल रही, उसको लेकर के कई सारे आंकड़े भी आपने हमारे सामने रखे। अब आपके पास एक्सपर्टाइज है और दूसरा एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है, जिसमें स्टार्टअप इंडिया से लेके, जिस तरह से प्रणव भाटिया बता रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल, और प्राइम मिनिस्टर ने अपने कई कार्यक्रमों में इसको बोला भी है कि हर जिले का एक उत्पाद की पहचान करें, उसको आगे बढ़ाएं। अब अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो आपका अनुभव क्या कहता है, क्या कुछ चुनौतियां आएंगी और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? जी, आपने मुझसे कहा। यस मिस्टर सहगल। हेलो। जी। देखिए, ये अभी बात जो हो रही थी कि इसको ये इकोसिस्टम जो है ना, ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने की बात है। और वो इकोसिस्टम पूरा, जैसे मैंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट का हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बना रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान में डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान भी एक उसका हिस्सा प्लान में, कि मार्केट कैसे होगा, बाजार में बिक्री कैसे होगी और उसको कितना कहाँ निर्यात किया जा सकता है, कहाँ कितना उसका एक्सपोर्ट हो सकता है। ये पूरा एक इकोसिस्टम है और उस पूरे इकोसिस्टम के अलग अलग जो हिस्से हैं, उनको एक जोड़ के यूनाइटेड एफर्ट में, इसमें जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप, स्टैंड अप, सबको हमने जोड़ा है। कि मान लीजिए हमारे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का फाइनेंसिंग स्कीम में उनको इंसेंटिव ज्यादा नहीं मिलता है तो मुद्रा में मिल जाएगा, तो मुद्रा वालों को जोड़ दिया हमने। स्टैंड अप मिल जाएगा, स्टैंड अप को जोड़ दिया। स्टार्टअप में मिल जाएगा, स्टार्टअप को जोड़ दिया। इसके अलावा हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं कि मान लो वो एक्सपोर्ट हो रहा है और हमारे पास पोर्ट नहीं है, हम एक लैंडलॉक्ड कंट्री हैं और लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, तो हम उनको पोर्ट तक जाने में जो किराया लगता है उसको भी सब्सिडाइज कर रहे हैं ताकि वो सस्ता हो जाए, बाजार में, दुनिया में बिकने में कॉम्पिटिटिव रेट्स पे चला जाए। उसके साथ साथ हम लोग ये अवेयरनेस जो है कैंपेन भी चला रहे हैं हर जिले में। अभी जैसे भी हम शुरू करने वाले हैं युवा उद्यमी समागम, उसमें उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा। देखिए, जो बच्चा भदोई में पैदा होता है उसको मालूम है कि कारपेट का काम होता है। बहुत सारे लोग तो उनके घर में ही कारपेट का काम होता है। तो ऐसे जैसे वो बड़े होते हैं तो बड़े होते होते वो उनको एक आइडिया हो जाता है, तो उनको कारपेट इंडस्ट्री में वापस लगाना बड़ा आसान भी है और फ्रूटफुल भी है, फायदेमंद भी है। तो मैं एक सबकी बात कर रहा हूँ, जैसे
जो सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल है, वो जो उगा रहे हैं वहां के लोगों को मालूम है कि हाँ इस चावल की क्या खासियत है, कैसे होता है, क्या होता है। तो उनको प्रमोट करने से वो एक मल्टीपल इफेक्ट होता है, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो वो उस इफेक्ट से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं और इसका आप देखिए अभी ये सामने आ भी रहा है और आगे भी इसको बेहतर होगा। सहगल साहब, सवाल ये था कि अगर पूरे देश में इस योजना को लागू किया जाए तो क्या कुछ आपका एक्सपर्टाइज है या क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने जैसे बताया कि ये जो हमारा मॉडल है यूं का यूं रेप्लिकेट हो सकता है। अभी जैसे कई स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उन्होंने अपने अधिकारी भेजे, वो आके हमारे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और जो हम एक डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान हर डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट पे, वो उसको देख के बाकी जगह भी पूरे देश में वो डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, प्रोडक्ट वो उस पर प्रोसेस बन सकता है। और जो जो इंटरवेंशन जैसे हम लोग उसमें हमने प्रपोज किए हुए हैं, मतलब ये मॉडल रेप्लिकेबल है और रेप्लिकेबल होना भी चाहिए, ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उनका एक इरादा है, उनका एक लक्ष्य है वोकल फॉर लोकल, कि हम आत्मनिर्भर बने, हमारी जो लोकल इंडस्ट्री हम उसको इतना विकसित करें कि वो न केवल हमारी जरूरतों को पूरा करे बल्कि वहाँ यहाँ से निर्यात भी हो। Absolutely. Okay. All right, Mr. Sehgal, requested to please continue being with us. Let's go across once again to Mr. Bhatia here. Mr. Bhatia, how important would you see the role of training, technology, market, and financial assistance to these districts and to these small-scale industries to really help promote the self-help groups and the cooperative societies? Sure. So, technological support as well as financial systems, they form the backbone of any enterprises, whether that's at a bigger level or whether that's at a local artisan level. Okay. तो हम लोगों को हुआ क्या है कि ये आर्टिसंस तो हमारे देश के अंदर बहुत टाइम से एग्जिस्ट करते हैं, बट कभी भी उन्हें वो एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला। और जैसे ही अब हम फोकस कर रहे हैं एक फाइनेंशियल सिस्टम, एक टेक्नोलॉजिकल सिस्टम और एक पूरा इकोसिस्टम जो उनको प्रोवाइड किया जाएगा, तो फॉर द फर्स्ट टाइम उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। क्योंकि अभी तक उनके पास एक वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। जहां पर टेक्नोलॉजी की बात आती थी, एक कुम्हार को नहीं समझ में आता था कि मैं अपने प्रोडक्ट को अमेज़न पे कैसे डालूं। ठीक है, ये टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टियर 1 टाउन्स में तो अवेलेबल था, बट टियर 3 टाउन्स में, टियर 2 टाउन्स में अवेलेबल नहीं था। बट इस स्कीम के अंडर जैसे नवजीत जी ने बताया कि ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो मुद्रा स्कीम के थ्रू या फिर दूसरे बैंक्स के साथ जो टाई अप्स हो रहे हैं उनके थ्रू एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। हम लोग IITs के साथ और दूसरे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। इवन हम ऐसी एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जो मार्केटिंग में हेल्प करेंगे, चाहे वो अमेज़न है, चाहे EB है या दूसरे वो हैं। तो होता क्या है कि फॉर द फर्स्ट टाइम अब इन लोगों को एक सपोर्ट मिलेगा जिससे ये अपने प्रोडक्ट को बाहर ला पाएंगे, और वो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाटिया जी, अब क्योंकि हम कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं तो अंतिम सवाल हम सहगल साहब से पूछ लेते हैं। वर्ल्ड के अंदर एक डिवाइड ऐसा क्रिएट हुआ है, वो डिवाइड है बिटवीन पीपल हु हैव टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एंड पीपल हु डोंट हैव टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। राइट, ठीक है भाटिया जी, दरअसल हम कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं तो सहगल साहब से हम अंतिम सवाल पूछ रहे हैं। सहगल साहब, ये बताइए, क्योंकि अभी हम ग्राफिक्स में भी दिखा रहे थे कि रोजगार का काफी इससे सृजन होगा, तो क्या कुछ आपका अनुभव है यूपी का रोजगार के मामले में अगर कहें तो? फर्स्ट टाइम they can probably take their product और compete कर सकते हैं बड़े इंडस्ट्रीज के साथ। एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा यूपी गवर्नमेंट को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि हमने ऐसे स्टेप्स लिए और आज हमारे देश के लाइवलीहुड सेक्टर को ये सपोर्ट मिल पा रहा है। Okay. All right, Mr. Bhatia, Mr. Sehgal, Mr. Gupta and Ms. Gunani, thanks to all of you very much for joining us here on Doordarshan News and DD India and sharing your perspective and insights on the One District, One Product scheme. In fact, we'll be talking about a new subject tomorrow, but that's it for now. Thanks very much for being with us. Namaskar.